हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4। तो इस वीडियो में पूरी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस यूनिट का नाम है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स। तो यूनिट 3 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और हमारे चैनल पर बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग। उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देख लेते हैं अब नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन के व्युत्पन्नों का नामकरण। तो देख लेते हैं ये बेंजीन, पहले बेंजीन देख लेते हैं कि बेंजीन होता क्या है। बेंजीन की संरचना, तो बेंजीन में क्या होता है, ये एक रिंग जैसी संरचना होती है। उसमें होता है 6 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 6 कार्बन हो गए। और इस पर जुड़े रहते हैं एक एक हाइड्रोजन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और 6 कार्बन होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, एक के बीच सिंगल बॉन्ड, एक के बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेंजीन। या फिर हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, ये बेंजीन है, इसमें से हम हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, बस बीच में बॉन्ड लगा देंगे। तो ये जो हमारी ये होगी हमारी फर्स्ट स्थिति, और ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो इधर से देखेंगे तो हम ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, इसे हम नाम देंगे ऑर्थो स्थिति। और ये हमारी मेटा पोजीशन, ये हमारी पैरा। और इधर से देखेंगे तो ये हमारी ऑर्थो, और ये मेटा, और फिर से ये पैरा। तो ये हो गया हमारी बेंजीन। अब देख लेते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है बेंजीन से जो बने हुए उत्पाद हैं, यानी हमने बेंजीन पर किसी भी यौगिक या फिर समूह की क्रिया कराई, उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त है उसे कहते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो देख लेते हैं ये हमारी बेंजीन है। अगर बेंजीन पे OH जुड़ गया तो ये हो गया हमारा फिनोल, और बेंजीन पे अगर CH3 जुड़ गया उसे कहते हैं हम टालुइन, ठीक है। ये हैं हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे बेंजोइक एसिड, और इस पे हाँ अगर CH जुड़ रहा है इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये जो CH है वो किसका सूत्र है, एल्डिहाइड समूह का। तो एल्डिहाइड समूह बेंजीन पे जुड़ रहा है तो इसका नाम बना बेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन अगर CN जुड़ रहा है बेंजीन पर तो इसका बना बेंजोनाइट नाइट्राइड, ठीक है। अभी और भी है बहुत सारी संरचना, तो आपके बुक में बहुत सी होंगी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। तो इसमें अगर बेंजीन पे CH2 CH3 जुड़ रहा है तो इसका नाम बनेगा एथिल बेंजीन। और अगर बेंजीन पर Cl जुड़ रहा है उसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। और अगर Cl पर Br जुड़ रहा है इसे कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन पर CO CH3 जुड़ रहा है इसे कहेंगे एसिटोफिनोन। आगे है अगर बेंजीन पर NH2 जुड़ रहा है तो एमाइलिन कहेंगे, और COCH3 जुड़ रहा है, सॉरी OCH3 जुड़ रहा है तो एनिसोल, और इस पर SO3H जुड़ रहा है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, उसमें से H2 निकल जाएगा तो यहाँ पे SO3H बचेगा, तो यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम बनेगा इसका। अब बेंजीन पर CH2OH जुड़ रहा है तो इसका नाम बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। आगे है अगर बेंजीन पर CH2Cl जुड़ रहा है तो इसका नाम बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन पर CONH2 जुड़ रहा है तो इसका बनेगा बेंजामाइड। अगर बेंजीन पर NH3 जुड़ रहा है, ये तो हमारी होगी, ये जो हमने पहले पढ़ी सिर्फ एक एक स्थिति पर जुड़ रहा है। आगे देखते हैं हम, अगर ये 2 स्थिति पर जुड़ रहे होंगे, यहाँ पे भी समूह जुड़ रहा है और एक समूह यहाँ पे भी जुड़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा समूह है, मैथिल। तो मैथिल यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पे भी जुड़ रहा है, 1 पे भी जुड़ रहा है और 2 पे भी। तो ये जो 2 है वो कौन सी स्थिति है हमारी, ऑर्थो, मैंने पीछे बताया अभी। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोजाइलिन। अगर 2 CH से जुड़ रहे हैं किसी बेंजीन पर उसका नाम बनेगा जाइलिन, तो ऑर्थोजाइलिन नाम बनेगा। या फिर इसका दूसरा नाम भी बन सकता है, वो क्या होगा, 1,2 डाई मैथिल। डाई मतलब 2, ठीक है, 2 मैथिल यानी डाई मैथिल बेंजीन, इसका नाम बना दूसरा। अब देख लेते हैं इसमें ये हमारी कौन सी स्थिति है, ये है हमारी मेटा, तो ये बनेगा मेटाजाइलिन। या फिर इसका नाम बन सकता है 1,3 डाई मैथिल बेंजीन। नेक्स्ट है अगर ये पैरा पे जुड़ रहा है तो पैराजाइलिन, और 1,4 डाई मैथिल बेंजीन। नेक्स्ट है इसमें अगर CH3 ना जुड़कर कोई और से समूह जुड़ रहा है तो कैसे लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन है, 1 और ये 2, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ रहा है, ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो टालुइन। जो CH3 जुड़ता है बेंजीन पर उसे कहते हैं हम टालुइन, तो 2 ब्रोमो टालुइन। या फिर इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो टालुइन। अगर Cl जुड़ रहा है तो इस प्रकार 3 क्लोरोबेंजीन बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे CH जुड़ रहा है, ठीक है।
अब देख लेते हैं अगर 3 जुड़ रहे होंगे, यहाँ पे OH है, यहाँ NO2, यहाँ NO2, ये कौन सी पोजीशन है 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 4 डाई, इसका समूह का नाम क्या है नाइट्रो, तो 3 4 डाई नाइट्रोफिनोल। तो OH जुड़ रहा है बेंजीन पर, उसे कहते हैं फिनोल। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी MO, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MO लिख सकते हैं, MO स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इस बेंजीन की हमें MO स्ट्रक्चर देख लें यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल कौन कौन से है उसमें, ये सब चीज़ हमें इसे संरचना में देखना है बेंजीन में। तो बेंजीन की आणविक ऑर्बिटल संरचना देखते हैं। तो बेंजीन एक 6 कार्बन परमाणु से बनी, जो हमारा बेंजीन है वो किससे बना हुआ है, 6 कार्बन परमाणु है उसमें, पीछे आपको पता ही चल गया होगा उसमें 6 कार्बन है, और ठीक है उससे बनी षटकोणीय रिंग है। इसका मतलब क्या है, एक षटकोणीय यानी 6 कोण वाली एक रिंग है, जिसमें प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये भी आपको पता चल गया होगा, एक प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और रिंग में एकांतर से एकलबंध और द्विबंध उपस्थित है। तो जो हमारी साइकिल है उसमें एकांतर से यानी एक के अंतर से एकलबंध और द्विबंध, यानी पहले एकलबंध फिर द्विबंध फिर एकलबंध फिर द्विबंध, ठीक है। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती है। इससे क्या क्या प्राप्त होता है हमें, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि इसमें 12 तो सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड कैसे उपस्थित हैं। तो इसकी संरचना देखते हैं। यह है इसकी MO स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे कार्बन किस किस पे जुड़ रहे हैं, एक तो यहाँ है कार्बन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने हो गए 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन से हमारे एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। तो हमने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है कि जो हमारे कार्बन होता है उसकी जो बाह्य कोश होता है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किस में जाते हैं, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक की संरचना कैसी थी हमने बताया था, डम्बलाकार। तो डम्बलाकार में क्या बनता है, sp2 संकरण। तो sp2 संकरण है तो इसमें 3 ये डम्बल बन जाएंगे, 3 ये नए ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो पहले BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिट 2 देखना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये sp2 संकरण, sp ये गोलाकार आकृति, ये डम्बलाकार, ये क्या है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम कि कार्बन की जो आकृति है वो डम्बलाकार होती है, और इसमें बना लेते हैं हम 3 डम्बल इस कार्बन के, और इसके भी 3 डम्बल, इसके भी 3 डम्बल, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। तो इसमें होता है हमारा sp2 संकरण, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, जितने भी हमारे डम्बल है सब में sp2 संकरण होगा। और इस पर क्या क्या जुड़ रहा है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है सारे कार्बनों पे। तो इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक इस पे, एक इस पे, और एक नीचे वाले पे, एक इधर और एक इधर, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इन पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे जुड़ता है यहाँ पे एक अतिव्यापन होता है, कौन सा, शीर्ष अतिव्यापन। तो उस प्लेलिस्ट में आपको शीर्ष अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन सब के बारे में पता चल जाएगा BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 2 में, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे अतिव्यापन हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर शीर्ष अतिव्यापन हो रहा है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये 1s यानी H जो है उसका जो बाह्य कोश है उसका इलेक्ट्रॉन S उपकोश में जाता है। S का मतलब है इसमें आकृति कैसी होगी, डम्बलाकार। S की होती है डम्बलाकार, गोलाकार, P की होती है डम्बलाकार। तो इसमें कौन सा संकरण हुआ, sp2 संकरण और S यानी sp2 और S, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा बन रहा है, sp2 संकरण, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बंध बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी प्रकार सारे में बन रहा है। अब देख लेते हैं इसमें ऊपर क्या लिखा था, 12 तो सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड कैसे कैसे हैं। अब देख लेते हैं, इसमें गिनते हैं हम 12 सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10, एक 11 और एक 12, ठीक है। 12 तो हो गया हमारे सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड देख लेते हैं, पाई बॉन्ड हमारा कहाँ बनेगा, 3 इसमें पाई बॉन्ड है, तो आगे बताऊंगी मैं इसमें पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक संरचना है। दूसरी संरचना में हम इसके पाई बॉन्ड देखेंगे। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसमें, 12। तो सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन ऑफ बेंजीन, यानी इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का पता चल रहा है, पाई बॉन्ड का आगे अगले उसमें डायग्राम में पता चलेगा। अब इस डायग्राम में आपको पता चलेगा 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देख लेते 2 पॉसिबल साइड वे ओवरलैप ऑफ 6 अनहाइब्रिड
अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या है, इसका ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका हिंदी में ये है 3 पाई बॉन्ड बनने के लिए 6 असंकरित p ऑर्बिटलों को 2 संभावित पार्श्व अतिव्यापन। तो इसमें पार्श्व अतिव्यापन होगा। पार्श्व अतिव्यापन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें तो जैसे सिग्मा बॉन्ड है उसमें एक ही बॉन्ड बनेगा शीर्ष अतिव्यापन है, ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। शीर्ष अतिव्यापन में तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो हमारा पार्श्व अतिव्यापन होता है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, यानी ये 2 जगहों से जुड़ेगा। तो इसमें यही है, जैसे हमारे पीछे थे डंबलाकार, उसमें तो हमने सिग्मा बॉन्ड दिखाया है, इसमें दिखाएंगे पाई बॉन्ड। तो ये जो हमारे पार्श्व अतिव्यापन होता है उसमें एक जो अतिव्यापन होता है उसमें 2 जगह से ये जुड़ते हैं। तो एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड। तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड बने, 3। तो इसकी आकृति हम इस प्रकार बना लेंगे। बेंजीन है, यहाँ से जुड़ रहा है तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जोड़ देंगे। या फिर हमें दूसरी तरह से इसे बना सकते हैं। ये तीनों आकृति अलग अलग है लेकिन है एक ही की, बेंजीन की, यानी हम तीनों में से कोई से भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन है, उसमें अगर हम ये यहाँ पे जुड़ रहा है बीच वाले में, अगर हम यहाँ पे ना जोड़कर यहाँ पे जोड़ दें तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा, बॉन्ड अब यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें भी 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे सारे जो हमारे डंबल है 6 उन्हें ऊपर से गोल और नीचे से गोल, तो ये बना लेंगे इस प्रकार क्या करती है। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन के अंदर गोला। तो ये भी हमारी बेंजीन है, ये सारे हमारे बेंजीन की आकृति है। तो आपको पता चला इसमें 3 पाई बॉन्ड कौन कौन से। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी एंड हकल्स रूल, यानी एरोमेटिकता तथा हकल का नियम। तो इसमें देखते हैं एरोमेटिकता क्या होती है, फिर देखेंगे हकल रूल। तो एरोमेटिकता का मतलब है एरोमेटिक शब्द लैटिन भाषा के एरोमा से लिया गया है। जो हमारा एरोमेटिक शब्द है वो किसके, लैटिन भाषा के एरोमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गंध यानी ओडर। तो एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध होती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं उसमें गंध पाई जाती है, यानी विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है तथा ये जलने पर काले रंग का धुआं निकालते हैं। यानी अगर इसे हम जलाएंगे एरोमेटिक को तो इसमें से क्या निकलेगा, काले रंग का धुआं निकलेगा। यह गुण क्या कहलाता है, एरोमेटिकता कहलाता है। अब देख लेते हैं हकल्स रूल क्या कहता है। जो हमारा हकल्स रूल में एरोमेटिकता के लिए वैज्ञानिक हकल ने नियम दिए। जो हमारे वैज्ञानिक थे हकल ने, उन्होंने ये नियम दिया था, उन्हीं के नाम पर ये हकल्स रूल नाम रखा गया, जिसे उन्होंने दिया था, क्या कहा था, 4n+2 या पाई इलेक्ट्रॉन का नियम कहते हैं। जो हमारा हकल का नियम है उसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम भी कहते हैं। तो हकल के अनुसार एरोमेटिक यौगिकों में निम्न विशेषताएं होती है। तो एरोमेटिक जो यौगिक है उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है एरोमेटिक यौगिक संयुग्मित यानी कंजुगेटेड चक्रीय समतल होते हैं। जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं वो संयुग्मित होते हैं, चक्रीय होते हैं और समतल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है। तो इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4n+2, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या यानी 0 1 2 3 है। पहले आप ये बात सुनिए कि ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ना, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो ये अलग अलग टॉपिक की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। इसमें ये 1 शॉट वीडियो है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी लंबी हो जाएगी कि आप बोर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इसे 4n+2 यानी नियम भी कहते हैं। इसको क्या दूसरा नाम क्या है, 4n+2 नियम भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, यदि बेंजीन वलय न होने पर 4n+2 के आधार पर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने पर यौगिक एरोमेटिक हो सकता है। तो इसमें क्या कहा है, जो बेंजीन वलय नहीं है, अगर वो रिंग में नहीं है फिर भी वो 4n+2 के नियम का पालन कर रहा है तो वो क्या सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। तो 4n+2 का नियम क्या है, n की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 0 1 2, तो पहले 0 रख के देखेंगे तो 4n+2 = 2 आएगा। n की जगह हम 1 रखेंगे तो 4n+2 = 4 × 1 + 2, ठीक है। n रखा तो क्या है 6, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 10। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल है पहला साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, सेकंड है बेंजीन, थर्ड है पाइरोल। तो ये हमारे एरोमेटिक के एग्जाम्पल।
नेक्स्ट है कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की हमारी कैकुले संरचना। तो कैकुले ने संरचना दी थी, उसे देख लेते हैं। तो कैकुले ने बेंजीन अणु में 6 कार्बन परमाणुओं से बनी षटकोणीय रिंग प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो ये मैंने पढ़ा दिया। यानी जो हमारे कैकुले थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे बेंजीन अणु है उसमें कितने 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और कैसी षटकोणीय रिंग होती है, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये सब चीज़ किसने बताया था? कैकुले ने। और रिंग में एकांतर से एकल बंध व द्विबंध उपस्थित होते हैं। जो हमारे बेंजीन है उसमें जो रिंग पाई जाती है यानी सर्कल होता है, उसमें क्या होता है? एक एकांतर से एकल बंध द्विबंध। ये तो आपने पढ़ लिया अभी। इस प्रकार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ किसने बताई थी? वैज्ञानिक कैकुले ने। तो ये इसकी संरचना आपको पता ही चल गया होगा। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु, एकांतर से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये हमारी कैकुले का षटकोणीय सूत्र। अब नेक्स्ट है कैकुले सूत्र के पक्ष में प्रमाण। तो हमारे जो कैकुले थे उनके सूत्र के पक्ष में प्रमाण देख लेते हैं, फिर इसके दोष देखेंगे। तो पहला है बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं। तो बेंजीन में कितने? 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं जो बेंजीन की योग अभिक्रिया की व्याख्या करते हैं। तो इसमें जो एडिशन रिएक्शन होती है, योग अभिक्रिया होती है, उसमें कौन से बंध भाग लेते हैं? 3 बंध। जो 3 द्विबंध है वे। सेकेंड इसमें बेंजीन से उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य होते हैं। जो हमारे बेंजीन है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु कितने? 6। तो 6 के 6 हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी समतुल्य, एक समान होते हैं। थर्ड इसमें बेंजीन पर O3 की क्रिया से बेंजीन ट्राइओजोनाइट बनता है। तो अगर हम बेंजीन पर O3 यानी ओजोन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन ट्राइओजोनाइट बनता है, जो जल अपघटन पर 3 अणु ग्लाइऑक्सल बनाता है। यह अभिक्रिया कैकुले सूत्र की पुष्टि करती है। तो ये पुष्टि कैसे करती है देख लेते हैं। अगर हम बेंजीन पर ओजोन की क्रिया कराएंगे 3 अणु की, तो बेंजीन से 3 3 3 ये जुड़ जाएंगे ओजोन के अणु। और अगर हम H2O की उपस्थिति में Zn की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा ग्लाइऑक्सल बनेगा। ये किसका सूत्र है? ग्लाइऑक्सल का। तो 3 × CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से H2O2 बाहर निकल जाएगा। अब देख लेते हैं इसके दोष। कैकुले सूत्र के दोष भी हैं। कितना है? एक दोष है। तो एक में इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेंजीन केवल एक ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित पदार्थ देता है, किंतु कैकुले सूत्र से 2 ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित उत्पाद देता है। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? जो हमारा बेंजीन है वो देना चाहिए तो सिर्फ एक प्रतिस्थापित उत्पाद यानी सिर्फ ऑर्थो का, लेकिन कैकुले सूत्र के सहायता से वो कैसे दे देता है? ऑर्थो डाई प्रतिस्थापित उत्पाद संभव है। ठीक है, ये इसका दोष है। इसका मतलब क्या है? चित्र से समझते हैं। जैसे हमारा बेंजीन है उसमें 1 2 3 4 5 6 पोजीशन होती है, यानी ऑर्थो मेटा पैरा और ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये 1 2 डाई प्रतिस्थापित उत्पाद है, 1 और 2। ठीक है, और लेकिन ये तो हमारी रियल होनी चाहिए थी, लेकिन कैकुले सूत्र की सहायता से कैसे देता है? 1 2 भी देता है और 1 6 भी देता है, यानी ये वाली भी देता है और ये वाली भी 1 6 पर डाई प्रतिस्थापित व्युत्पन्न भी देता है। तो इसके दोष है, यानी सिर्फ ये वाली देनी चाहिए थी, लेकिन कैकुले सूत्र से ही ये वाली भी दे रहा है, तो ये इसका दोष है। सेकंड दोष है इसका, बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं, फिर भी बेंजीन असंतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार नहीं करता है। जैसे हमारे जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित है। इसी प्रकार बेंजीन में भी त्रिबंध उपस्थित है, लेकिन फिर भी ये असंतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार नहीं करता है। इसके विपरीत बेंजीन एक स्थायी और संतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करता है। तो ये इसका दोष है कि जो बेंजीन है उसमें त्रिबंध तो उपस्थित है, फिर भी वह असंतृप्त नहीं है, वो संतृप्त की तरह व्यवहार करता है। ये इसका दोष है कैकुले सूत्र का। तो कैकुले सूत्र के दोष के निवारण देख लेते हैं। जो हमारा पहला दोष था तो उसका निवारण किसने करा? कैकुले ने खुद करा। तो पहला है कैकुले ने पहले दोष को स्वयं दूर किया। जो हमारा पहला दोष है कैकुले सूत्र का, उसे स्वयं को कैकुले ने ही दूर करा और बताया कि बेंजीन में उपस्थित 3 द्विबंध अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु के बीच लगातार दोलन करते रहते हैं, जिससे बेंजीन के 2 रूप ये संभव है, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी कारण सभी कार्बन कार्बन बंध समान है। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारे पीछे में हमने देखा कि जो बेंजीन है वो एक देना चाहिए था, लेकिन 2 प्रतिस्थापित व्युत्पन्न दे रहा है। इसी प्रकार उसने बताया कि जैसे बेंजीन है इसमें डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो ये सूत्र प्रतिस्थापित इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है। तो ये बताया उन्होंने कैकुले ने, और बताया कि ये संभव है।
और जो दूसरा दोष है, कैकुले द्विबंध के असाधारण व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सका। जो हमारा दूसरा दोष है कि जो बेंजीन में तीन द्विबंध है फिर भी वह संतृप्त की तरह व्यवहार करता है। इसका दोष का निवारण अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की बनाने की विधियाँ। पहली है प्रयोगशाला विधि। सोडियम बेंजोएट 20 ग्राम और सोडा लाइम 30 ग्राम के मिश्रण को गर्म करने पर बेंजीन बनती है। तो हमें क्या लेना है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर COONA और प्लस सोडा लाइम का NaOH। तो ये दोनों को हम आपस में क्रिया कराएंगे, CaO की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो इन दोनों में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, बेंजीन, और यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीन की वाष्प को जल संघनित्र में से गुजार कर द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो अगर जो हमारे बेंजीन की वाष्प बनी उसे जल संघनित्र में हम गुजारेंगे और क्या करेंगे, द्रवित कर लेंगे और एकत्रित कर लेंगे और निर्जल CaCl2 पर सुखाकर पुनः आसवन करके शुद्ध बेंजीन प्राप्त कर लेंगे। और निर्जल CaCl2 पर हम उसे सुखाएंगे और फिर से आसवन कर लेंगे, जिससे हमें शुद्ध बेंजीन प्राप्त होगी। सेकेंड है संश्लेषण द्वारा। तो संश्लेषण द्वारा बेंजीन का निर्माण, इसमें है एसिटिलीन के 3 अणु का रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करके बेंजीन बनती है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH2H2। तो C2H2 का हम लिख सकते हैं CH∏CH। तो इसके हमने 3 अणु लिए एसिटिलीन के और रक्त तप्त नली से प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, बेंजीन। बेंजीन कैसे बना, इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन। तो इसमें भी 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन ये, 3 ये और 3 हाइड्रोजन ये, 3 ये। इससे हमारा बन गया बेंजीन। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड, फिनोल द्वारा। तो फिनोल द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, बेंजीन का। तो फिनोल का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर हमारी बेंजीन बनती है। तो हम लेंगे फिनोल और जिंक चूर्ण, तो इन दोनों का इसका हम आसवन करेंगे तो क्या बनेगी, बेंजीन, और ZNO बाहर निकल जाएगा। तो ये ZN से O क्रिया कर लेगा और यहाँ पे एक H रह जाएगा, ये बना लेगा बेंजीन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन द्वारा हमें बेंजीन का निर्माण करना है। तो क्लोरोबेंजीन का हम NiAl मिश्रण धातु व NaOH द्वारा अपचयन करने पर बेंजीन बनती है। तो हमें लेना क्लोरोबेंजीन और क्या करेंगे, अपचयन करना है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया। तो NiAl और NaOH की उपस्थिति में इन दोनों से हमें अपचयन करवाना है क्लोरोबेंजीन का। तो ये दोनों अपचयन होगा तो क्या बनेगा, बेंजीन, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। अब देख लेते हैं फिफ्थ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का हम भाप द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजीन बनती है। तो भाप में क्या होता है, जल होता है, तो HOH यानी H2O, भाप से हम क्रिया कराएंगे जल अपघटन तो क्या बनेगा, बेंजीन, और यहाँ से H2SO4 बाहर निकल जाएगा। ये हो गया हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। तो अब देख लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के भौतिक व रासायनिक गुण। तो पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिर देखेंगे रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में देख लेते हैं, पहला है इसमें, यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। जो हमारा बेंजीन है वो क्या है, एक रंगहीन है और वाष्पशील यानी वाष्प में परिवर्तित होने वाला एक द्रव है। इसमें से पेट्रोल जैसी गंध आती है। तो इसमें से कैसी, पेट्रोल जैसी गंध आती है। यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जो काले धुएं के समान जलती है। तो ये कैसी है, ज्वलनशील यानी जलने में बहुत जल्दी जल जाती है और ये काले धुएं के समान जलती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इसका गलनांक यानी कितने पॉइंट पर गलता है, 5.4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका क्वथनांक क्या है, यानी कितने पर उबलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, यह जल में अविलय है, यानी ये जल में नहीं घुलता है किंतु अल्कोहल, ईथर और कार्बनिक विलायकों में विलय है, यानी अल्कोहल, ईथर और कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। 6 पॉइंट इसमें, यह वसा, रबड़ आदि के लिए अच्छा विलायक है। तो ये वसा और रबड़ के लिए अच्छा विलायक है। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। तो बेंजीन एक अस्थायी यौगिक है जिसके रासायनिक गुण निम्न प्रकार है। तो ये कैसा है, एक अस्थायी यौगिक है, यानी अस्थायी का मतलब है ये अधिक क्रियाशील है, यानी किसी से भी क्रिया कर सकता है। पहला इसमें योगशील अभिक्रियाएं, ये कैसे देता है, योगशील अभिक्रियाएं देता है। योगशील का मतलब है इसमें कोई सा भी अणु जुड़ सकता है। बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो देख लेते हैं, पहले H2O का योग कराएंगे। तो H2O के योग में हम बेंजीन और H2O लेंगे, H2। ठीक है, तो ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Na की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर ये जो H2 है, यानी कितने H है यहाँ पे, 6। तो 6 H2 हैं, ये सब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और H2 हो जाएंगे सारे में, और जो डबल बॉन्ड है वे हट जाएंगे। अब देख लेते हैं ओजोन का योग। तो ओजोन से क्रिया करेगा इसी प्रकार, पीछे भी आपने ये वाली अभिक्रिया देखी होगी। बेंजीन पर 3 ओजोन जुड़ गए,
ठीक है। और यहाँ पे क्या बना लिया हमारा ग्लाइकोल, क्या बना था हमारा पीछे ग्लाइकोल नहीं ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला है फिर, और यहाँ से क्या निकला था H2O2। अब देख लेते हैं इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन नाभिक की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये वाली रिएक्शन है प्रतिस्थापी, वो कौन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है। ए है इसमें हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन देख लेते हैं। अंधेरे में तथा ठंड में हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे। तो किसकी क्रिया कराएंगे, बेंजीन की क्रिया हमें क्लोरीन से करानी है अंधेरे में, ठीक है। फिर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनती है, तो हमें बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई तो क्या बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन, और जिसके क्लोरीन कलर से ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन बना उसका क्या करेंगे हम क्लोरीनीकरण करेंगे, और क्या बनेगा हमारा ऑर्थो डाइबेंजीन यानी ऑर्थो स्थिति पर क्लोरीन जुड़ेगा, और दूसरा बनेगा हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यानी पैरा स्थिति पर। ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये पहले ऑर्थो पे जुड़ गया Cl और फिर जुड़ गया हमारा पैरा पे, तो ये बन गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अब देख लेते हैं बी, तो नाइट्रीकरण नाइट्रेशन सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 मिश्रण के साथ नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रोबेंजीन बनती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बेंजीन है अगर हम उसे सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। नाइट्रो जुड़ गया यहाँ पे, और फिर से अगर हम फिर से ये वाली क्रिया रिपीट करेंगे तो फिर से हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा था, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है मेटा पे। क्यों जुड़ रहा है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इसका भी एक कारण है कि ये नाइट्रो जो समूह है वो मेटा पे जुड़ रहा है। देख लेते हैं सल्फोनीकरण सल्फोनिनेशन। तो सांद्र या सधूम, सांद्र या फिर सधूम एक ही शब्द है, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो जो हमारा सल्फोनीकरण है उसमें क्या होता है, हम क्या लेंगे बेंजीन लेंगे और सांद्र H2SO4 लेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बनेगा हमारा सल्फोनिक अम्ल बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फिर से हम इसकी सांद्र H2SO4 क्या यानी सधूम H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा हमारा बेंजीन मेटा डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये मेटा पे क्यों जुड़ा है उसका भी एक कारण है, आगे बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और एल्किलीकरण और एसिलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो पहले देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, फिर देखेंगे इसका एल्किलीकरण और फिर एसिलीकरण। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के नाभिक में एल्किल समूह या फिर एसिल समूह का प्रवेश करा जाता है तो वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा जिसमें AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक लेंगे और क्या लेंगे बेंजीन की क्रिया हम एल्किल से कराएंगे पहले, और उसके बाद बेंजीन की क्रिया हम एसिल से कराएंगे। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसमें क्या जोड़ेंगे हम एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलाइजेशन, ठीक है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल समूह में प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे बेंजीन में हम एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला होता है RX। तो ये हमारा RX, R की जगह हमने लिखना है यहाँ पे CH3 C2H5 कुछ भी, मैथिल एथिल ग्रुप कोई सा भी, और X की जगह हमें यहाँ पे लिखना है हमें यहाँ पे हैलोजन ग्रुप यानी Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब चीज़। ये जब आपस में क्रिया करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर R जुड़ जाएगा यानी एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे HX बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे बेंजीन लिया, R की जगह रखा CH3, X की जगह रखा Cl यानी मैथिल क्लोराइड बन गया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बना इसके ऊपर टालुइन, सॉरी बेंजीन के ऊपर CH3, ये बना हमारा टालुइन प्लस HCl बाहर निकल गया। तो ये हो गया हमारी एल्किलीकरण। अब देख लेते हैं एसिलीकरण। तो ये हमारी नेक्स्ट एसिलीकरण यानी एसिलाइजेशन। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में एसिल समूह के प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। तो बेंजीन लेंगे उसमें एसिल ग्रुप प्रवेश कराएंगे तो यानी RCO ग्रुप, ठीक है। R का मतलब एल्किल और CO का मतलब CO, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। तो हमारी ये अभिक्रिया है बेंजीन में हमने RCO यानी COX, तो ये हमारा एसिल ग्रुप हो गया। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर COR प्लस HX।
तो यहाँ पे बेंजीन आर की जगह में रखा CH3 और X की जगह Cl, तो इधर AlCl3 की क्या बना COCH3 बेंजीन यानी एसिटोफिनोल मिथाइल फेनिल कीटोन नाम है इसका दूसरा, ठीक है, प्लस HCl बाहर निकल गया। ये होगी हमारी एसिलाइजेशन। अब देखते हैं आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यूजेस एंड लिमिटेशन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अनुप्रयोग देखेंगे और फिर इसकी सीमाएं देखेंगे। अनुप्रयोग में इसका संश्लेषित कार्बनिक रसायन में इसका उपयोग निम्न यौगिकों के बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस बनाने में किया जाता है देखते हैं। पहला है हाइड्रोकार्बनों को बनना, तो इसका उपयोग हमें हाइड्रोकार्बन बनाने में भी किया जाता है। तो बेंजीन हम CH3Cl के साथ क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा हमारा टॉलुइन बनेगा। ये क्या है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित है इसलिए ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो CH3 जुड़ गया प्लस HCl। आगे है B, यानी दूसरा उपयोग है इसका। बेंजीन में C2H5OH ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे, फिर से हाइड्रोकार्बन बनेगा एथिल बेंजीन, इसका फॉर्मूला है C2H5 और यहाँ पे बेंजीन और H2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड है इसमें अगर हम ये लेंगे, ये क्या है हमारा बेंजीन और ये भी एक बेंजीन है और ये एक बेंजीन है, यानी 3 बेंजीन लिए और बीच में क्या जुड़ रहा है यहाँ पे CHCl3, तो ये किसका फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ये क्लोरोफॉर्म 3 बेंजीन से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl, यहाँ से HCl, तो कितने बाहर निकल गए 3 HCl बाहर निकल गए और यहाँ पे क्या बचा 3 बेंजीन बचे, 3 बेंजीन और यहाँ पे CH, तो ये बन गया हमारा ट्राइफेनिल मैथेन, ठीक है, ट्राइफेनिल मैथेन। अब नेक्स्ट हमारा कीटोन का बनना, ठीक है, ये दूसरा उपयोग है। तो इसमें देख लेते हैं कीटोन कैसे बनते हैं। तो बेंजीन की क्रिया में एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे CH3COCl, तो ये आपस में क्रिया कर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटोफिनोल बना लेंगे, यानी बेंजीन के ऊपर COCH3 प्लस HCl, तो ये बन गया हमारा कीटोन। बी है इसमें बेंजीन से हम बेंजोइक क्लोराइड यानी C6H5COCl की क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा बेंजोफिनोन, यानी बेंजीन पर COC6H5 आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो Cl से क्रिया करके बाहर निकल जाएगा, ये बना हमारा बेंजोफिनोन। अब देख लेते हैं थर्ड अनुप्रयोग इसका एसिड क्लोराइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। तो इसमें क्या क्या बनेगा एसिड क्लोराइड बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बेंजीन के हम फाजिन से क्रिया कराएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। और अगर हम CO यानी ये जो हमारा ठीक है जो बेंजीन के ऊपर COCl यानी बेंजोइल क्लोराइड लेंगे फिर H2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बेंजोइक अम्ल बनेगा बेंजीन के ऊपर COOH प्लस HCl। आप देख लेते हैं फोर्थ इसमें एसिड एमाइडो का बनना। तो हम बेंजीन लेंगे और क्लोरोफॉर्माइड यानी ClCONS2 तो आपस में क्रिया करके बना लेंगे बेंजेमाइड यानी बेंजीन के ऊपर CONS जुड़ रहा है प्लस HCl। तो ये हो गया इसके अनुप्रयोग। आप देख लेते हैं इसकी सीमाएं। नेक्स्ट है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सीमाएं। तो एरिल तथा वैनिल हैलाइडों को कार्बोनियम आयन सरलता से नहीं बना पाते हैं, हैलाइड अवयव की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारे एरिल और वैनिल हैलाइड हैं वो कार्बोनियम आयन सरलता से नहीं बनाते, क्या कर लेते हैं हैलाइड अवयव की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। यह इसकी सीमा। सेकेंड इसमें क्रिया से बने कार्बोनियम आयन पुनः विन्यास करके अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बनाते हैं। जो हमारे कार्बोनियम आयन है वो पुनः विन्यास कर लेते हैं और क्या बनाते हैं अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बनाते हैं। थर्ड इसमें चक्र में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को मंद कर देता है। जो हमारा चक्र है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है वो उसकी उपस्थिति के कारण जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो मंद हो जाती है। तो ये इसकी सीमाएं हो गई। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन बेंजीन। जो ये हमारा बेंजीन है ये आ गया वो वाला ही टॉपिक कि बेंजीन के ऊपर वो ऑर्थो पे जुड़ेगा मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे को कहाँ पे जुड़ेगा इलेक्ट्रो जो हमारा समूह आएगा। ठीक है अब देख लेते हैं ये कैसे कैसे है। तो बेंजीन में ऑर्थो पैरा और मेटा स्थिति पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल समूह आकर जुड़ेगा ही। ठीक है इसका निर्धारण करने वाले समूह को डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है अगर इलेक्ट्रोफाइल समूह बेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर वो मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है मैं आगे समझाऊंगी। ये समझिए पहले कि जो हमारा बेंजीन है ये हमारा ग्रुप यानी ये हमारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इससे पता चलेगा हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पर वो कहाँ पे जुड़ेगा ऑर्थो पे जुड़ेगा मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो इसमें पता चलेगा कि ऑर्थो पे जुड़ेगा मेटा पे या पैरा पे। तो देख लेते हैं कैसे पता चलेगा।
तो ऊपर जो है हमारा थ्योरी में ये लिखा है, अगर वो ऑर्थो और मेटा पे, ठीक है, ऑर्थो और मेटा पे जुड़ेगा, जो ऑर्थो पे जुड़ेगा वो भी पैरा पे जुड़ेगा, और जो पैरा पे जुड़ेगा वो ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, यानी ये दोनों पे जुड़ेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर मेटा पे जुड़ रहा है तो उसे कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें देख लेते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से है। अगर NH2 OH Cl F Br I OR R, तो इन सब में से कोई भी आपको यहाँ पे दिखे डायरेक्टिंग ग्रुप की जगह यहाँ पे दिखे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कहाँ पे जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर इनमें से कोई भी दिखे NO2 COOH COCH3 CONH2 COCl NCN COSO3H और CHO, इनमें से कोई भी आपको इस स्थिति पर दिखे तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। आपको पता चला, जो पीछे मैंने बताया था कि कहाँ पे जुड़ेगा, इससे पता चलेगा आपको। तो ये वाले आपको याद कर लेने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है, बर्च अपचयन कहते हैं इसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछ जाती है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन बर्च रिडक्शन। तो जब बेंजीन की क्रिया में सोडियम या लिथियम के साथ अमोनिया यानी NH3 की उपस्थिति में या फिर एथेनॉल C2H5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडीन प्राप्त होता है। इसे अभिक्रिया को हम बर्च अपचयन कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, पहले हम बेंजीन लेंगे, उसकी क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम या फिर लिथियम के साथ अमोनिया की उपस्थिति में कराएंगे, एथेनॉल यानी C2H5OH के साथ कराई जाती है। तो क्या बनता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो बेंजीन लेंगे N और Li, Na और Li की उपस्थिति में NH3 C2H5 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे बेंजीन की, तो क्या बनेगा, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 H जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो ये कैसे बनाए, इसकी क्रियाविधि है, देख लेते हैं ये मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि। तो सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। तो बेंजीन, जैसे ये हमारा बेंजीन है, उसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड हट गया यहाँ से, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस बेंजीन को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी दोनों स्थिति एक जैसी है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, फिर से इस पे एक हाइड्रोजन अटैक करेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बना लेंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक पहले से ही था और एक और आके जुड़ गया ये वाला, तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, फिर से एक हाइड्रोजन अटैक करेगा, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये बन गई हमारी 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो ये हो गया हमारा बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म। अगर आपको समझ में नहीं हो तो फिर से रिवर्स करके देख लेना, ईजी है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्किनाइल बेंजीन और एल्काइनाइल बेंजीन तथा बाइफिनाइल बेंजीन यानी एंड बाइफिनाइल बेंजीन। तो इसमें कितने टॉपिक देखने हमें, 4, एल्किल बेंजीन, एल्केनाइल बेंजीन, एल्काइनाइल बेंजीन और बाइफिनाइल। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें ई है, इसमें अवाई है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लेते हैं, अच्छे से समझाऊंगी इसे। तो पहला है इसमें एल्किल बेंजीन, देख लेते हैं। जो एल्किल बेंजीन है वो क्या होता है, तो जब बेंजीन में एक या एक से अधिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं एल्किल बेंजीन कहते हैं। तो इसमें बेंजीन लेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, एक या एक से अधिक संतृप्त, यानी जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसे कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं एल्किल बेंजीन। तो हमने लिया बेंजीन, यानी बेंजीन का फॉर्मूला है इसके ऊपर R, यानी R मतलब हम यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं, CH3 भी जोड़ सकते हैं, C2H5, तो ये हमारा C2H5, ये बना एथिल बेंजीन, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्किल ग्रुप, या फिर इसे हम प्रोपिल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने CH2 जोड़ दिया, ये हमारा बन गया प्रोपिल बेंजीन। ये सब क्या है, हमारे एल्किल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमने बेंजीन के ऊपर CH3 ये हमारा बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये हमारा बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ रहा है और नीचे CH2 तो ये बना 1-मेथिल-4 प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। ये भी हमारा एल्किल बेंजीन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने बेंजीन पर CH3 जोड़ा, मेथिल बेंजीन बन गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एल्केनाइल बेंजीन क्या होता है।
एल्केनाइल बेंजीन क्या होता है? तो जब बेंजीन रिंग की साइड चेन से दोहरा बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्केनाइल बेंजीन। इसमें क्या आते हैं? सारे में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये वाले जुड़ रहे हैं, ये समूह जुड़ रहे हैं, इनमें सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब में। तो ये हो गया हमारा एल्किल ग्रुप। और ये अगर इसमें डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो ये हो गया हमारा एल्केनाइल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ रहा है तो इसमें क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? हमारा एल्केनाइल बेंजीन है। इसका नाम है स्टाइरीन, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा एलिल बेंजीन। थर्ड है इसमें एल्काइनाइल बेंजीन, यानी एल्काइनाइल बेंजीन। जब बेंजीन रिंग की साइड चेन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो ऊपर वाले में क्या था? डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बेंजीन के ऊपर हमारे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आपको पता चल गया ये क्या है? हमारा फिनाइल एसिटाइलिन, यानी ये किसका फॉर्मूला है? एल्काइनाइल बेंजीन का। अब देख लेते हैं बाइफिनाइल क्या होता है। बाइफिनाइल का मतलब है, बाई का मतलब होता है दो फिनाइल यानी दो बेंजीन। तो दो बेंजीन आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे बाइफिनाइल। जब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से किसी हाइड्रोकार्बन द्वारा जुड़ रहते हैं यानी उसके बीच में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन या फिर हाइड्रोजन में से कोई पाया जाएगा। तो बाइफिनाइल का ये वाला फॉर्मूला हो गया, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ रहे हैं तो बेंजीन के बीच में CH2 आ गया तो ये हो गया बाइफिनाइल मैथेन। और अगर बेंजीन के बीच में CH डबल बॉन्ड CH जुड़ रहा है इसे कहेंगे बाइफिनाइल एथेन। तो ये हो गया। तो ये हमारा नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन नेक्स्ट टॉपिक, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, नेफ्थलीन एवं एंथ्रासीन। तो पहले देख लेते हैं नेफ्थलीन क्या होता है, फिर देखेंगे एंथ्रासीन। तो नेफ्थलीन एक कार्बनिक यौगिक है। जो हमारा नेफ्थलीन है वो कैसा है? कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें कार्बन पाया जाता है जिसका सूत्र C10H8 होता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 10 और H है 8। यह सबसे सरल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सबसे क्या है? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एक विशिष्ट गंध वाला एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें क्या है? एक विशिष्ट गंध है और सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो द्रव्यमान के हिसाब से 0.08 ppm जितने कम सांद्रता पर पाया जाता है। तो सबसे कम सांद्रता पर पाया जाता है कितने द्रव्यमान पर? 0.08 ppm। यह क्या है? एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन के रूप में नेफ्थलीन की संरचना में बेंजीन के छल्लों की एक जुड़ी हुई जोड़ी होती है। तो बेंजीन है, इसमें दो छल्ले होते हैं यानी बेंजीन के दो अणु होंगे और आपस में जुड़ रहेंगे। तो इसकी संरचना में दिखाऊंगी आपको। यह पारंपरिक मेथबॉल का मुख्य घटक है। तो इसे क्या कहते हैं? मोथबॉल का मुख्य घटक होता है ये। तो ये है हमारा नेफ्थलीन, इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं नेफ्थलीन। इसमें क्या होता है? आप इसमें गिन सकते हो कि कार्बन कितने, क्या सूत्र था इसका? C10H8। तो कार्बन है 10 और H है 8। तो गिन लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन है इसमें 10। तो कार्बन एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। और जो डबल बॉन्ड है उसके बीच की दूरी क्या होती है? 1.36 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया कैकुलेटाइप स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एंथ्रासीन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन एक ठोस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें ये भी क्या है? एक पॉलीसाइक्लिक है, यानी इसमें भी बहुत सारी बेंजीन रिंग पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी है एक एरोमेटिक यानी गोलाकार और हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे जिसमें 3 जुड़े हुए बेंजीन रिंग होते हैं। जो हमारा पीछे वाला था उसमें क्या थे? 2 थे। और एंथ्रासीन में कितने होंगे? 3। यह तारकोल का एक घटक है। यह क्या है? तारकोल का घटक है जिसका सूत्र क्या होता है? C14H10 होता है। तो इसका फॉर्मूला है C14H10। एंथ्रासीन का उपयोग लाल रंग, एलिजाइरिन और अन्य रंग के उत्पाद में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? रंग को बनाने में। रंग एलाइजिन और अन्य रंगों के उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो एंथ्रासीन एक रंगहीन है। तो क्या है? रंगहीन है लेकिन पराबैंगनी किरणों के तहत एक नीला प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करता है। तो एंथ्रासीन रंगहीन होता है लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक किरण इस पर डाले जाएंगे तो क्या होता है? नीला प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है ये। तो इसकी संरचना देख लो। इसमें क्या जुड़े रहते हैं? 3 बेंजीन रिंग जुड़े रहते हैं। ये हो गया एंथ्रासीन। और इसमें ये देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन गिन लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? C14H10। C14 और H कितने इसमें? 10,
ठीक है, तो सी दिख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे नहीं जोड़े जाते हाइड्रोजन, तो ये हो गया कैलकुलेट टाइप स्ट्रक्चर। तो ये होगी हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिस पर आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।